केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आपने पढ़ा कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया कि किस तरीके से इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक बातें की, हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री को पढ़ा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा, रेट ऑफ कन्वर्जन को पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा, जहाँ से हम लोगों ने रेट लॉ को लिखना सीखा, किस तरीके से हम लोग रेट के एक्सप्रेशन को लिखते हैं, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमने उसकी भी वहाँ पर बात की। उसके बाद हम लोगों ने एक बेसिक सा आइडिया लिया डिफरेंशिएटेड रेट लॉ का और इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया था डिफरेंशिएटेड रेट लॉ का और इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं गिवन है तो आप लोग डिफरेंशिएटेड रेट लॉ के साथ बाकी वेरिएबल्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे करोगे आपको उस केस के अंदर रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर रेट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये एक लेबोरेटरी मेथड है, आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लैब के अंदर इसका। उसके बाद जाकर आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हो। आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करना है। मान लीजिए स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आपने A1 ली, उसके ऊपर आपने रेट को ऑब्जर्व कर लिया R1, फिर आपने A2 ली, फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया R2, फिर आपने A3 लिया, उसके लिए ऑब्जर्व आपने क्या किया R3। तो आपको अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्टेंट की आपको रेट को वहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के बाद आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा log ऑफ A यानी कि log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और log ऑफ R यानी कि log ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसे बोलते हैं डबल लॉगरिथमिक ग्राफ। अगर आपके पास ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल कर आया तो आप लोग डिफरेंशिएटेड रेट लॉ आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने लास्ट क्लास के अंदर वहाँ पर मे बी वर्ड का यूज़ किया था कि आपके लिए डिफरेंशिएटेड रेट लॉ मे बी हेल्पफुल और मे नॉट बी हेल्पफुल। हेल्पफुल वो कब होगा जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगा। तो अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल कर आ गया तो आप उस केस के अंदर वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऑर्डर को भी निकाल सकते हो और आप लोग वहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट को भी ईजिली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन हो, अगर आपको ऑर्डर पता हो रिएक्शन का, तो उस केस के अंदर आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो बेस्ट होता है। वहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी और उस इक्वेशन की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट भी। जो चीज़ आपको नहीं गिवन होगी आप उस इक्वेशन की हेल्प से उस चीज़ को निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पर जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे nth ऑर्डर की। यानी कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर दिया होगा तो आप उस केस के अंदर रिएक्शन को ईजिली, इसकी इक्वेशन को ईजिली लिख सकते हो। तो सीधा डायरेक्टली बात करने से पहले जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की पहले तो हम लोग इनकी इक्वेशन को याद कर लेते हैं, क्योंकि इन द एंड हमें वो इक्वेशन ही काम आने वाली है। इनको प्रूफ भी करेंगे लेकिन पहले इनको याद कर लेते हैं कि आगे जाके जब प्रूफ करें तो वापस से इन इक्वेशन को हम लोग वहाँ से प्रूफ करते हुए चले जाएं। तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए मैं आपसे बोल रहा था कि आपका कोई भी रिएक्टेंट, मान लो A रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट है, मान लो T=0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, A नोट है। अगर मैं बात करूँ टाइम जब आपका इंक्रीज होगा, मान लो T टाइम के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लेट्स से उसकी कंसंट्रेशन A हो जाएगी। तो एक बात तो बहुत श्योर है कि एक बात तो बहुत पक्का है कि जो आपकी A कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहेगी, A नोट से छोटी रहेगी, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान आपका कम ही होगा, वो यूटिलाइज होगा। तो आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमेशा ज़्यादा होगी बाकी बची हुई कंसंट्रेशन के ऊपर। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही। तो आप बोल सकते हो कि आपका A नोट हमेशा A से बड़ा होगा। बस इसी बात को लेके हुए, सिर्फ इसी बात को याद रखना है कि आपका A नोट A से बड़ा है। आप सारी इक्वेशन को याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे उसको जरा सा देख लेते हैं। आप कह रहे हो कि आपका A नोट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, A नोट अभी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A आपका क्या है, A आपका कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T है। कंसंट्रेशन एट टाइम T को आप क्या बोल रहे हो, A बोल रहे हो। तो आपको पता है कि जो आपका A नोट है वो हमेशा A से बड़ा होगा। तो अगर आपको A नोट को A के इक्वल रखना है, अगर आपको A नोट को A के इक्वल रखना है तो आपको राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। KT ऐड कर दो।
राइट। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनकर आएगी किसकी बनकर आ जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बनकर आ जाएगी। आप कह रहे हो कि आपका ए नोट ए से बड़ा, अगर आपको इनको इक्वल रखना है तो आपको ए के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी छोटी है, ये क्वांटिटी आपकी बड़ी है। इसको इक्वल करने के लिए आपको राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, के टी ऐड कर दो। के टी को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है। अगर आप लोग कह रहे हो कि आपका ए नोट ए से बड़ा, अगर आपका ए नोट ए से बड़ा तो जाहिर सी बात है एल एन ए नोट एल एन ए से बड़ा होगा, एल एन ए नोट भी एल एन ए से बड़ा होगा। अगर आपको इसको इक्वल रखना है, एल एन ए नोट को एल एन ए के इक्वल रखना है, तो आपको इधर की तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा, फिर से के टी ऐड कर दो। के टी को ऐड करने के बाद इक्वेशन आपको बनेगी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी। तो जीरो ऑर्डर की भी आपको याद हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की भी याद हो गई। याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि ए नोट ए से बड़ा, और वो तो होता ही है, वो आपको पता भी है। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो ए नोट है वो ए से बड़ा है। अगर ए नोट ए से बड़ा तो 1/a नोट 1/a से छोटा, क्योंकि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 आपका 3 से बड़ा है तो 1/5 ऑब्वियस सी बात है 1/3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। जैसे ही आपका कोई बड़ी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में जाती है तो आपका जो साइन होता है कंपैरिजन का वो इन्वर्स में हो जाएगा। तो ठीक है, आपने यहाँ पर क्या बोल दिया, आपका 1/a नोट 1/a से बड़ा, तो लार्जर क्वांटिटीज़ के अंदर क्या हो गई, 1/a हो गई। तो 1/a को आपने यहाँ पर रख दिया। अगर आपको 1/a को 1/a नोट से बराबर रखना है, 1/a को 1/a नोट के बराबर करना है, तो आपको की तरफ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। के टी फिर से ऐड कर दो। के टी को ऐड करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, आपकी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से भी आपका इक्वेशन निकल कर आ गया। आपने जीरो के लिए याद कर लिया, आपने फर्स्ट के लिए याद कर लिया, आपने सेकंड के लिए याद कर लिया। अब थर्ड फोर्थ के लिए आप लोग याद कर सकते हो किस तरीके से उसका पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जनरली रिएक्शन आपके पास जो गिवन होगी पेपर के अंदर वो जीरो ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी और सेकंड ऑर्डर की होगी, या फिर वो आपसे सीधा nth ऑर्डर की ही पूछेगा। तो थर्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, थर्ड के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन आई सेकंड की, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो। देखो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर लगाया हुआ है, यहाँ पर 2 लगाया हुआ है। तो जैसे थर्ड ऑर्डर के लिए हो गया आपके पास। अगर मैं बात करूँ कि फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या होगी, तो यहाँ पर आपका ए रहेगा इक्वल टू क्या, 1/a नोट। ये आप किसके लिख रहे हो, या आप लिख रहे हो सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर आपको निकालनी है फोर्थ ऑर्डर के लिए आपकी रिएक्शन क्या होगी, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करना है, यहाँ पर क्यूब करना है, यहाँ पर 3 कर देना। यानी कि जो आपका ऑर्डर दिया गया है उसके n-1 से पहले a नोट और a के ऊपर पावर लगा दो और उसको के टी के साथ में मल्टीप्लाई भी कर दो। तो अगर मैं बात करूँ nth ऑर्डर के लिए आपके पास क्या होगी, तो nth ऑर्डर के लिए आप यहाँ पर पावर लगा दो, यहाँ पर जो पावर आएगी वो n-1 आएगी। शायद ये गलती से लिख दिया मैंने फिर से। आप लोग नीचे नोट्स के अंदर भी इसकी करेक्शन कर लेना, क्योंकि नोट्स के अंदर भी वहाँ पर आपको n ही मिलेगा। तो आप वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपके 1/a नोट n की पावर -1, 1/a नोट n की पावर -1 इंटू में n-1 तो के टी। तो ये आपका हो गया nth ऑर्डर की भी ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो अभी तो आपने इक्वेशन को याद कर लिया है, जीरो ऑर्डर के लिए भी याद कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी याद कर लिया है, सेकंड ऑर्डर के लिए भी याद कर लिया है, और आपने nth ऑर्डर के लिए भी याद कर लिया है। सेकंड के लिए आपने याद कर लिया। थर्ड के लिए कैसे निकालोगे, स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ पर 2 लगा दो। फोर्थ के लिए कैसे लाओगे, क्यूब क्यूब, यहाँ पर 3 लगा दो। उसके बाद कैसे लाओगे, फिफ्थ के लिए कैसे निकालोगे, 4 की पावर और यहाँ पर भी के टी में 4 लगा दो। और nth के लिए कैसे निकालोगे, n-1 की पावर, n-1 की पावर और n-1 के साथ के टी को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप लोग अपने इक्वेशन को तो याद कर सकते हो। एग्जाम के अंदर आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आपका इक्वेशन सही होएगा। तो आप हम जल्दी से इनको प्रूव कर लेते हैं, कैसे हम लोग इसे प्रूव करना है। और आपको हर एक ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ 5 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 5 बातें हैं, आपको इक्वेशन याद रखनी है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की भी आपको इक्वेशन याद रखनी है, रिएक्टेंट और टाइम की भी, प्रोडक्ट और टाइम की भी, इन दोनों के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको हाफ लाइफ पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप लोग रिएक्टेंट और अगर आपको डेटा गिवन होगा रिएक्टेंट और टाइम का, तो वहाँ से आपके रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे। अगर आपको डेटा गिवन होगा प्रोडक्ट और टाइम का, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम का, तो वहाँ से आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे। तो आपको ये 5 बातें पता होनी चाहिए हर एक ऑर्डर के लिए। फटाफट से उन बातों को प्रूव कर लेते हैं, लास्ट में उन चीज़ों को याद कर लेंगे और उस तरीके से आप लोग उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। और आप तो वैसे भी चैंपियन हो इस टॉपिक के अंदर, और आपको तो ये सारा तो वैसे भी पता ही है, बहुत टाइम से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन जो काइनेटिक्स आपको आती है वो बस नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगी। आज हम लोग खत्म कर लेंगे जीरो ऑर्डर को भी, सेकंड ऑर्डर को भी, थर्ड ऑर्डर को भी, nth ऑर्डर को भी। आज हम लोग खत्म कर लेंगे, जीरो को कर लेंगे, फर्स्ट को कर लेंगे, सेकंड को कर लेंगे। कल की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं nth ऑर्डर को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो आपकी सेकंड ऑर्डर होगी, इसके अंदर आपके पास रिएक्टेंट क्या होंगे, 2 टाइप के रिएक्टेंट होंगे। सेकंड ऑर्डर उसके लिए आपकी क्या होगी उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर, और आपको जो काइनेटिक्स आती है वो आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी मेन काइनेटिक्स, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। आज की क्लास के एंड के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो गेट के अंदर आए हुए हैं, नेट के अंदर आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, हालांकि मैं क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप उन्हें करके देखिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपको जो नीचे नोट्स हैं वहाँ पर नोट्स के साथ साथ आपको एक
डीपी भी मिल जाएगी केमिकल काइनेटिक्स की, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें 8 क्वेश्चन आपको गिवन है, इसके अंदर गेट और CSIR नेट के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन, हालांकि आपको ईजी लगेंगे, लेकिन ईजी क्वेश्चन भी नेट और JRF के अंदर आते हैं। तो बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर की। तो इसकी काइनेटिक्स को मैं प्रूव करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन आपने याद कर ली। इक्वेशन कैसे याद करते हो आप? ए नोट आपका क्या है? ए से बड़ा है। अगर आपको ए नोट को ए के बराबर रखना है तो इधर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। आपने KT को ऐड कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जीरो ऑर्डर के लिए। ये आपको पहले से तो याद है। आप देखते हैं इसे प्रूव कैसे करते हैं। मान लो आपकी रिएक्शन जा रही है ए से प्रोडक्ट के अंदर, ये आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, टी टाइम के ऊपर आपका ये जो है वो ए में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कुछ कम हो गया और आपका कुछ एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके का प्रोडक्ट आपको बन सकता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रेट लो, जो आप लोगों ने रेट लो पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते हो? माइनस का DA/dt, ये रिएक्टेंट का है तो मैंने माइनस लगा दिया, इक्वल टू क्या? प्लस का DP/dt इक्वल टू क्या होगा आपके पास? जीरो ऑर्डर है तो A रेज़ टू दी पावर क्या हो गया? जीरो। ये आपका क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो यहाँ पर आप जीरो ऑर्डर को ही पढ़ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लगाओगे? जीरो लगाओगे। और किसी की भी पावर जीरो क्या होती है आपके पास? 1 होती है। तो इस चीज़ को क्या हो गया आपके पास? 1 हो गया, यानी कि ये इक्वल टू मेरा किसके हो गया? K के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आपका जो माइनस DA/dt है वो आपका K के बराबर हो गया। माइनस DA/dt आपका K के बराबर हो गया। इस वाले पार्ट को आप इक्वल टू 1 बोल सकते हो। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। टी वाले टर्म को इधर ले जाओ, KDT इधर आ गया, डी का आपने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स लगा दी। जीरो टाइम के ऊपर A नोट है, जीरो टाइम के ऊपर A नोट है, टी टाइम के ऊपर A है, टी टाइम के ऊपर A है। जब आप DA को इंटीग्रेट करोगे, अगर आप DS को इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास X आता है। आप उसके बाद क्या लगाते हो? अपनी लिमिट जो आपकी AB होती है उसके ऊपर यहाँ पर लगा देते हो। तो अगर आप DA को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास A निकल कर आएगा, लिमिट लगा दिया आपने A नोट से A। ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ कि कुछ बच्चों जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता होनी चाहिए हर एक चीज़। आप नोट्स को निकाल सकते हो, नोट्स के अंदर आप देख लो मैंने किस तरीके से किया हुआ है, और आप जल्दी जल्दी से इस चीज़ को भी एक बार कर लो। उसके बाद आपका जो K है वो रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, ये नाम में ही कांस्टेंट है, उसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। dt का इंटीग्रेशन क्या? dt का इंटीग्रेशन भी t हो जाएगा। लिमिट के लगा दोगे आप t1 से t2 की लिमिट भी यहाँ पर लगा दोगे। तो t1 आपकी लिमिट जो है t1 आपका 0 है, इनिशियल टाइम आपने 0 मान रखा है, फाइनल टाइम में आपने t मान रखा है। इसमें यहाँ पर t1 t2 करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही टाइम है, तो फाइनल क्या मान लिया आपने? t मान लिया। जीरो टाइम के ऊपर यहाँ पर आपके पास A नोट थी, टी टाइम के ऊपर आपके पास A थी। लिमिट को पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का पहले से बाहर था, अपर लिमिट क्या? A माइनस का A नोट इक्वल टू क्या? K, टी माइनस का 0, टी माइनस का 0 टी हो गया, तो यहाँ पर आपका KT निकल कर आ गया। माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका निकल कर आ गया A नोट माइनस का A इक्वल टू KT। इस माइनस A को इधर ले आओ तो क्या निकल कर आ गया? A नोट प्लस A नोट इक्वल टू A प्लस का KT। आपको तो इक्वेशन पहले से याद है, तो प्रूफ आपको याद होना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इस इक्वेशन को दो फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपकी जो इक्वेशन अभी आपके सामने है, ये इक्वेशन आपकी है रिएक्टेंट फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आप लोग A नोट की बात कर रहे हो और A की बात कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। आप इसको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे? मान लो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो A है वो क्या है? आपकी A के बराबर है। जो आपकी टी टाइम के ऊपर जो आपकी खर्च हुई वो कितनी खर्च होगी? मान लो आपकी X अमाउंट की जो है वो खर्च हो गई, तो आपकी क्या बच गई? A माइनस का X बच गई। तो आपका जो A है वो क्या हो जाएगा? A माइनस का X हो जाएगा। और प्रोडक्ट आपका कितना बना? प्रोडक्ट को बन गया X के बराबर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका A नोट तो A के बराबर है, और जो आपका A है वो क्या है? A माइनस X के बराबर है। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पर A नोट को A के पुट कर दिया और A को क्या कर दिया? A माइनस X के बराबर पुट कर दिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनकर आ गई? आपकी इक्वेशन बनकर आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? A है। A क्या है आपके पास? A माइनस X है। ये आपका A है पूरा, ये आपका A है, ये आपका A नोट है, प्लस का क्या? KT। तो A से तो A यहाँ से कट जाएगा। क्या इक्वेशन निकल कर आ गई? X इक्वल टू KT निकल कर आ गई। ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है। दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। जो दो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए रिएक्टेंट टाइम के बीच में, और आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। साथ में आपको इनके ग्राफ भी पता होने चाहिए। तो ग्राफ मैंने यहाँ पर साइड में बना रखे हैं। अगर आपका A नोट प्लस इक्वल टू A प्लस KT है तो इसको ये क्या है आपका Y, ये आपका तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो काफ़ी कॉन्स्टेंट होती है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका A है वो क्या है? A नोट माइनस का KT है। हकीकत में तो आपका वैरी जो हो रहा है वो ये हो रहा है ना कि कितना कंसंट्रेशन आपकी बची हुई है रिएक्टेंट की। ये जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है A नोट, ये तो कांस्टेंट है, जो आपने इनिशियली ली होगी वो आपकी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स यहाँ पर आपके पास निकल कर आएंगे A और T, ये आपके वेरिएबल है। टाइम के साथ साथ आपका A कम हो रहा है, टाइम के साथ साथ आपका टाइम ज़्यादा होगा तो आपका A यहाँ कम होता रहेगा।
तो आपकी इक्वेशन निकल कर आ गई ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो एक लीनियर इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू सी माइनस का एम एक्स से इसे कंपेयर कर सकते हो, प्लस का एम एक्स यहाँ पर स्लोप आपका नेगेटिव के अंदर निकलेगा माइनस के बराबर। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ग्राफ आपके पास कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, वो आपको इक्वेशन बताई रहेगी कि आपका स्लोप क्या है, माइनस के बराबर है। कि आपका रेट कांस्टेंट होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, आगे यहाँ पर माइनस यानी कि क्वांटिटी होगी आपके पास नेगेटिव, तो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव आएगा। स्लोप के नेगेटिव आते ही आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, स्लोप इक्वल टू माइनस का के हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे वाले इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बनाऊँ जहाँ पर एक्स इक्वल टू के टी है, तो ग्राफ मेरा बनेगा एक्स और टी के बीच में, टाइम के साथ साथ एक्स बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ एक्स बढ़ेगा। तो इस केस के अंदर आपका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टी टाइम जीरो के ऊपर आपका एक्स जीरो है, तो ग्राफ आप लोग जीरो से शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आप लोग जीरो से शुरू नहीं करोगे क्योंकि इनिशियल कंडीशन के ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट है, इसको आप क्या बोलते हो, ये आपका ए नोट है, यहाँ से आपका ग्राफ शुरू हुआ है। तो ये आपके ग्राफ है, दोनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए, दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। हालांकि चीज़ें आपको पता भी, जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको थर्ड चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन होगा, इफ डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो कैसा आपके पास डेटा होगा, आपके पास डेटा कुछ इस टाइम के ऊपर होगा कि T1 टाइम के ऊपर आपका रिएक्टेंट A1 है, T2 टाइम के ऊपर रिएक्टेंट आपका A2 है, T3 टाइम के ऊपर आपका रिएक्टेंट A3 है। तो आप क्या करो, तीनों जो आपका एक्सपेरिमेंट है, मान लो इसको एक एक्सपेरिमेंट है, बी एक्सपेरिमेंट है, ये आपका सी ऑब्जर्वेशन है, तीनों ऑब्जर्वेशन की कोरस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन पुट कर दो। इक्वेशन कैसे पुट करोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपकी ए नोट है वो कांस्टेंट रहेगी, पहले के लिए आपने पुट किया ए नोट इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन आपकी A1 हो गई है रिएक्टेंट की, प्लस का के T1 आपका टाइम था। बी के लिए पुट करोगे ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रहेगी, तो आपका A2 इक्वल टू के T2 हो गया। तो आपका ए हर केस में इक्वल है, अगर ये ए नोट आपका हर केस में इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो आपके ये भी एक दूसरे के साथ में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या, आपका A1 प्लस के T1 इक्वल टू क्या है, A2 प्लस के T2 के बराबर है। यहाँ से आप फिर बोल सकते हो कि यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आपको आप के को इधर ले आओ, के को शॉर्ट के वाले टर्म को ले, तो क्या बोलोगे, ए माइनस का A2 इक्वल टू क्या, के आपका ये रेट कांस्टेंट रहा, T2 माइनस का T1, उसके बाद आप के को इधर रखो, T2 माइनस T1 को इधर ले आओ, तो ये आपके निकल कर आ जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ पर भी आपके पास ये A2 माइनस का A1 आएगा, A2 माइनस A1 अपॉन में T2 माइनस T1 इक्वल टू A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 माइनस इक्वल टू क्या, A4 माइनस A3 डिवाइडेड बाई क्या, T4 माइनस T3। तो ऐसे आप कर सकते हो, कितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिर सकते हैं आपको, और वो सब आपका बराबर किसके होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अगर आपको डेटा गिवन है T1 और A1 की फॉर्म में, यानी कि टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में, तो आप लोग वहां से रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो रेट कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट से आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे आप, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और आपका इन दोनों का रेशो भी इक्वल होगा। इसका मतलब इसका कैसे यूज कर सकते हो आप, अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, अगर आपको फाइनल, अगर आपको A1 पता हो, A2 पता हो, T2 पता हो, T1 पता हो, और आपको T3 भी पता हो, और आपको A3 उसने पूछ लिया हो, तो आप यहाँ पर इस कंपैरिजन का भी यूज़ कर सकते हो। मान लो उसने आपको डेटा दिया, कैसा डेटा दिया, उसने आपको बोला कि टाइम T1 के ऊपर 10 सेकंड में आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इतनी बची, 20 टाइम के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन इतनी बची, तो 30 सेकंड के अंदर आपकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इन दोनों डेटा से पहले रेट कांस्टेंट को निकालो, फिर उस रेट कांस्टेंट के साथ आप थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करो, और वहाँ से आप लोग क्या निकालो, A3 को निकालो, या फिर आप लोग डायरेक्टली इन रेशो को इक्वल कर सकते हो। रेशो को इक्वल करने के बाद भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको निकालना कैसे है। अगर आपका डेटा गिवन होगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो वहाँ से भी आप लोग रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हो बड़े इजीली। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप फॉर्मूले को देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डेटा गिवन होगा, इफ डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड टाइम, कंसंट्रेशन टाइम यानी कि T1 टाइम के ऊपर आपकी प्रोडक्ट इतना है, T2 टाइम के ऊपर आपका प्रोडक्ट इतना है, T3 टाइम के ऊपर आपका प्रोडक्ट इतना है। इसके अंदर आप कैसे निकालोगे, आपकी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू के टी आपकी इक्वेशन थी प्रोडक्ट के लिए। तो आपने क्या किया, पहले के लिए आपने लगाया ए ऑब्जर्वेशन के लिए आपने क्या लगाओगे टेबल, क्या इक्वेशन लगाओगे आप, x1 इक्वल टू के T1, x1 इक्वल टू के T1, x2 इक्वल टू के T2, x3 इक्वल टू के T3। के तो आपका क्या है, के आपका रेट कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा हर केस के अंदर। तो अगर आप पहले वाले इक्वेशन से क्या बोल सकते हो, आपका के क्या है, के आपका x1 बाय T1 है। सेकंड वाले से क्या बोल सकते हो, के आपका क्या है, के आपका x2 बाय T2 है। थर्ड से क्या बोलोगे आप, के आपका क्या है, के आपका x3 बाय T3 है। और ये तीनों आपके इक्वल हैं क्योंकि रेट कांस्टेंट आपका सेम रहता है पूरे रिएक्शन के दौरान, तो रेट कांस्टेंट आपका सेम है। इसका मतलब अगर आपका ये सेम है तो इसका मतलब आपका x1 बाय T1 इक्वल टू x2 बाय T2, x3 बाय T3 भी बराबर होगा। और ये आपके किसके बराबर होगा, ये आपके रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अगर आपको डेटा दिया गया होगा जहाँ पर आपको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर आपको डेटा दिया गया हो और आपसे रेट कांस्टेंट को पूछ ले, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को निकाल सकते हो, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आगे चलते हैं। पांचवी चीज़ जो आपको याद रखनी है ऑर्डर के अंदर, वो आपको याद रखनी है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होती है कि कितने टाइम के बाद आपकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गए हाफ हो गई, यानी कि अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 थी तो कितने टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन 10/2 यानी कि 5 हो गई है। यानी कि अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी तो कितने टाइम के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन A0/2 हो गई है, इसे आप बोलते हो हाफ लाइफ। तो यानी कि क्या आपने यहाँ पर हाफ लाइफ के लिए आपने टी को क्या बोलते हो, आप टी को टी हाफ से डिनोट करते हो। हाफ लाइफ ये क्या होती है, ये आपके पास हाफ लाइफ होती है। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ, एट टी इक्वल टू टी हाफ आपका ए क्या हो जाएगा, जो आपका रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, A0/हाफ, यानी कि इनिशियल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय हाफ। इसी के लिए तो आप कह रहे थे कि आपका अगर इनिशियल 10 है तो आपके कितने टाइम के बाद, टी हाफ टाइम के बाद आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 के बराबर, यानी कि वो हाफ हो जाएगी। तो अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है तो टी हाफ के बाद आपकी जो रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन है वो आपकी A0/2 हो जाएगी। तो आप ए की वैल्यू भी रख दो, टी की वैल्यू भी रख दो, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, जो आपकी किसके लिए है, जो आपकी जीरो ऑर्डर के लिए जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर आप ए की वैल्यू भी रख दो और आप टी की वैल्यू भी रख दो। A0 की जगह आपने A0 ही रखा, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए की जगह आपने A0/2 रख दिया, आपको पता है क्योंकि आपका जो टी है वो क्या है, टी आपका टी हाफ है। रेट कांस्टेंट आपका थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है, उसको आपने के ही रख दिया। तो आप इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ गया, के इक्वल टू A0 माइनस A/2, A0/2 इक्वल T/2, आपके पास निकल कर आएगा के इक्वल टू क्या, A0/2 इंटू में टी हाफ। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर टी हाफ को इधर ले आओ, रेट कांस्टेंट को इधर ले आओ, तो आपका जो टी हाफ होता है वो क्या हो गया, A0/2 के। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो आपका टी हाफ है, जो आपका टी, देखो ये तो नीचे कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाली क्वांटिटी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A0 के। किसके लिए है ये जीरो ऑर्डर के लिए है। यानी कि अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी और आप लोग अपने रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो आपका टी हाफ बढ़ेगा, कंसंट्रेशन को और बढ़ाओगे तो टी हाफ आपका और बढ़ेगा, कंसंट्रेशन को घटाओगे तो आपका टी हाफ घटेगा। इस चीज़ को याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपका जो टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, कैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के। अगर A0 बढ़ेगा तो आपका टी हाफ बढ़ेगा, A0 बढ़ेगा तो टी हाफ बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप A0 को कितना बढ़ा लो, टी हाफ आपका कांस्टेंट रहता है। सेकंड ऑर्डर के लिए एक कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, A0 को बढ़ाओगे तो टी हाफ घटेगा। इस तरीके से आप कंपैरिजन करते हो। जीरो ऑर्डर के लिए A0 बढ़ा, टी हाफ बढ़ा, A0 बढ़ा, टी हाफ बढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए A0 के इंडिपेंडेंट होता है, टी हाफ आपका कांस्टेंट ही रहेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए A0 को बढ़ाओगे टी हाफ घटेगा, A0 को बढ़ाओगे टी हाफ घटेगा। सिर्फ इस कंपैरिजन के ऊपर, जो बात मैंने भी आपको पिछले 10 सेकंड के अंदर बोली है, इसके ऊपर गेट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है और नेट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। वहाँ पर आप लोग इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करोगे, फिर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, आंसर आपका तब भी ठीक होगा, लेकिन आप लोग उसको 5 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो, तो आपको टाइम भी बचाना है एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, टी हाफ का आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा, टी हाफ इक्वल टू A0/2 के। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के। अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ी तो आपका टी हाफ भी बढ़ेगा। एंड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कंडीशन क्या है, इफ़ डेटा इज गिवन इन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आपको टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के अंदर डेटा गिवन होगा तो आप उसके अंदर किस तरीके से आप लोग अपने आंसर को चेक करोगे। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, आपका जो टी हाफ है वो क्या है, A0/2 के है। अगर आपको डेटा गिवन होगा A0 1, यानी कि आपकी कोई इनिशियल कंसंट्रेशन, उसने A0 को 1 मान लिया, A0 2 मान लिया, A0 3 मान लिया, इसके ऊपर उसने टी हाफ दिया हुआ है, इसके ऊपर टी हाफ दिया है, इसके ऊपर टी हाफ दिया है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, आपने पहले जो आपका ये मान लो A एक्सपेरिमेंट है, ये आपका B एक्सपेरिमेंट है, ये आपका क्या है C एक्सपेरिमेंट है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग टी हाफ की इक्वेशन को पुट करो। पहले के लिए पुट करोगे तो क्या हो गया, टी हाफ 1 इक्वल टू क्या, टी हाफ 1 इक्वल टू हो गया A0 1/2 के, ये आपका हो गया पहले के लिए। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, टी हाफ 2 इक्वल टू क्या, A0 की पावर A0 2 इंटू में 2 के। ये थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, टी हाफ की पावर टी हाफ 3 इंटू में क्या, A0 3 इंटू में 2 के। ये आपके पास हो गया थर्ड के लिए। तो यानी कि हर एक केस के अंदर इनका रेशियो लोगे, अगर आप यानी कि टी हाफ बाय A0 1 की बात करोगे, टी हाफ 1 और A0 1 की बात करोगे तो आपको निकल कर आएगा 1/2 के। अगर आप बात करो टी हाफ 2 और A0 2 की अगर आप बात करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 1/2 के। अगर आप यहाँ से बात करोगे टी हाफ 3 बाय A0 3 की बात करोगे तो यहाँ से आपके पास निकल कर आएगा 1/2 के। तो हर केस के अंदर आपने सिर्फ A0 को इधर लिया है, तो आपके हर एक केस के अंदर आपका रेशियो 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। के क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट है। अगर आपके पास ये साइड बराबर है तो इसका मतलब आपकी ये साइड भी बराबर होगी। तो आप बोल सकते हो टी हाफ 1 बाय A0 1 इक्वल टू क्या, टी हाफ 2 टी हाफ डिवाइड बाय A0 का 2 इक्वल टू क्या, टी हाफ 3 डिवाइड बाय A0 का 3। किसके बराबर होता है आपका इक्वल टू में, ये आपका बराबर होता है 1/2
2K, ये आपका क्या होता है, ये आपका है रेट कांस्टेंट। तो आप टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के डेटा के साथ भी आप लोग रेट कांस्टेंट को इजीली निकाल सकते हो। नीचे नोट्स में आप लोग हर चीज़ देख सकते हो कैसे मैंने चीज़ों को लिखा हुआ है, सारी इक्वेशन को आपको याद भी करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर के लिए हमने 5 बातें करी। पहली बात है हमने क्या करी, हमने इक्वेशन देखी किसके बीच में, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। उसके बाद हम लोगों ने हमने इक्वेशन देखी किसके बीच में, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आपको इन दोनों के आपने ग्राफ देखी किस तरीके से आप इनके ग्राफ बना सकते हो। उसके बाद आपने देखा कि अगर आपको डेटा गिवन होगा टाइम और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बीच में, तो वहाँ से आप लोग रेट कांस्टेंट को कैसे निकालते हो और किसका रेशो किसके बराबर होता है। उसके बाद आपने देखा कि अगर आपको डेटा गिवन होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो किसका रेशो किसके बराबर होता है और वहाँ से आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हो। लास्ट बात हमने करी हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ के अंदर आपने हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन देखा और उसके बाद आपने कहा कि अगर आपको डेटा गिवन होगा हाफ लाइफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि आपकी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अगर आपको डेटा गिवन होगा हाफ लाइफ और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, तो आप उस केस के अंदर भी रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हो। और आपने ये भी देखा कि आपका कौन सा रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये सेम 5 बातें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करेंगे, ये सेम 5 बातें हम लोग सेकंड ऑर्डर के लिए भी करेंगे। तो जल्दी से प्रूव करते हैं हमारे फॉर्मूले को। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या, ए से प्रोडक्ट के अंदर आप गए हो, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ए नोट को रखा, फाइनल बदल के वो क्या हो गया, ए हो गया टी इक्वल टू टी के ऊपर, टी इक्वल टू टी के ऊपर, टी इक्वल टू टी के ऊपर आपका ये ए हो गया। रेट लॉ से आप क्या बोल सकते हो, माइनस का डी ए बाई डी टी, ये आपके पास इक्वेशन है। ये आपके पास इक्वेशन क्या बोल सकते हो यहाँ से, माइनस का डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या, के इंटू में ए की पावर 1, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्डर गिवन है तो आप यहाँ पर 1 लगा सकते हो। 1 आपने लगा दिया, ए वाले टर्म को इधर ले आओ, टी को उधर ले आओ, डी टी को उधर ले जाओ, ए को इधर ले आओ, डी ए बाई 1 बाई ए हो गया, ये आपका के हो गया। लिमिट लगा दिया आपने, टी टाइम 0 टाइम के ऊपर ए नोट है, टी टाइम के ऊपर ए है, जैसे लास्ट टाइम क्या था सेम उस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो डी एक्स बाई एक्स आपके पास क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो उसी तरीके से अगर आपके पास डी ए बाई ए है तो ये आपके पास निकल कर आएगा एल एन का ए। अगर आपके पास लिमिट है ए से बी, तो आप यहाँ पर बी के अंदर क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे ए से बी। तो डी ए बाई ए कंसंट्रेशन क्या हो गया आपके पास, एल एन का ए कंसंट्रेशन हो जाएगा, एल एन का ए कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप लिमिट लगाओगे क्या, ए नोट से ए। तो मैंने क्या लगाया, पहले मैंने लगाया अपर लिमिट यानी कि एल एन ए, माइनस का लोअर लिमिट यानी कि माइनस का एल एन ए नोट। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एल एन ए डिवाइडेड बाय ए नोट। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है एल एन ए अपॉन में ए नोट, माइनस हमारा पहले से ही बाहर चलता हुआ आ रहा था। इधर आपका के कॉन्स्टेंट है, के को आपने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या हुआ आपका, टी आपका यहाँ पर ही निकल कर आ गया डी टी। आपके पास यहाँ पर डी टी है, बहुत ज़्यादा गलती कर दी आज मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैंने इस टाइम ध्यान रखूँगा। यहाँ पर आपका जो है वो डी टी है, के डी टी आपके पास हो जाएगा के इंटू में टी। तो ये आपके पास हो गया माइनस का एल एन ए अपॉन में ए नोट इक्वल टू के टी। ये आपका इक्वेशन निकल कर आ गई। अब आप इस इक्वेशन को 2 फॉर्म में याद रख सकते हो, या तो आप इसको लॉग में रहने दो या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल के अंदर ले जाओ। इंपॉर्टेंट दोनों है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको हर एक चीज़ को पता होना चाहिए। तो आप क्या करो, इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए आप क्या करो, इसके रेशो को उल्टा कर दो। कैसे कर दिया मैंने माइनस के एल एन ए बाई ए नोट को लिख दिया एल एन ए नोट बाई ए। बहुत सिंपल चीज़ है ये भी, एल एन ए बाई बी मैंने इक्वल टू किया है माइनस ऑफ एल एन बी बाई ए। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है लोग की, मैंने इसका यूज़ करके यहाँ पर इसको उल्टा लिख दिया, इक्वल टू के टी तो आपका था ही। तो ये इक्वेशन अभी किसके बीच में है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। अब आपको इसको करना है कन्वर्ट किसके बीच में, प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। तो प्रोडक्ट और टाइम के बीच में आप कैसे करोगे इसको, आपको पता है कि आपको ए नोट को क्या रखना है, ए नोट को आपको ए रखना है और आपको ए को क्या करना है, ए माइनस एक्स कर देना है। ये आपको हर ऑर्डर के लिए याद रखना है। ए आपका क्या, ए की जगह क्या रखोगे आप, ए नोट की जगह ए और ए की जगह ए माइनस एक्स पुट कर दो आप। ए नोट की जगह मैंने ए रख दिया और ए की जगह मैंने क्या रख दिया, ए माइनस एक्स रख दिया। तो आप इस इक्वेशन को याद रख लो या फिर इस इक्वेशन को याद रख लो। बात क्या है, आपको एक ही और आपको दोनों इक्वेशन याद है, ये भी मुझे पता है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ बनाओगे एल एन ए बाई ए माइनस एक्स का, एल एन ए बाई ए माइनस एक्स का और टी का, तो जाहिर सी बात है ग्राफ आपका लीनियर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीनियर रिलेशन बन रहा है। इसका कैसे बन रहा है, ये आपका पूरे इस पूरे को आप क्या बोल रहे हो, इस पूरे को आप y बोल रहे हो इक्वल टू क्या, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू क्या एम एक्स। एम आपका स्लोप है, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा आपका, के आपका स्लोप हो जाएगा। अगर आप लोगरिथम को लोग के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपकी इक्वेशन अगर मैं इसको यहाँ से लोग के अंदर कन्वर्ट करूँ तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिखोगे, 2.303 log ऑफ क्या, a अपॉन में a माइनस का x इक्वल टू क्या, के टी। आपकी जो बुकों के अंदर क्या लिखा होता है, बुकों में लिखा होता है कि जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या होता है, 1/t इंटू में क्या, यहाँ पर ऊपर 2.303
log ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। तो आप किसी भी फॉर्म में याद रख लो, वो आपकी मर्जी है। बुक में इस फॉर्म में लिखा हो तो मैंने इस फॉर्म के अंदर भी आपको लिख के दिखा दिया कि ये आपकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर भी अगर आप ग्राफ बनाओगे log ऑफ a बाई a माइनस एक्स, log ऑफ a माइनस एक्स और टी के बीच में, और टी के बीच में, टी को इधर ले आओ आप, टी को इधर ले आओ आप, के को आप इधर ले आओ, के को आप इधर ले आओ, के को आप इधर ले आओ। अगर आप इसके और इसके बीच में भी ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बन कर आएगा। ग्राफ मैंने आपका यहाँ पर बना रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ग्राफ आपका जो बना हुआ है यहाँ पर, आपका स्लोप क्या हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई 2.303 आपका स्लोप हो जाएगा। तो 2.303 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका जो रेट कांस्टेंट थोड़ा सा कम हो गया, स्लोप जो है थोड़ा सा कम हो गया। तो इसका स्लोप हल्का ज़्यादा होता है, इसका स्लोप हल्का सा कम होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से इक्वेशन के लिए आपका स्लोप जो है वो ज़्यादा होगा, कौन सी इक्वेशन के लिए जो है वो आपका स्लोप जो है वो कम होगा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखो। देखिए यहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है, चढ़ाई ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है, चढ़ाई कम है तो स्लोप कम है। आप इस ln वाली इक्वेशन को e के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसके अंदर, पहले तो आप माइनस को इधर ले आओ, यानी कि ln a बाय a नोट को आप क्या ले सकते हो, माइनस का केट ले सकते हो। उसके बाद दोनों साइड आपने क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, ई से आप लोग ln को काट सकते हो। इधर क्या बच गया आपके पास, a बाय a नोट इक्वल टू क्या, e रेज टू दी पावर माइनस का के टी। ये आपके पास बच गया, इसको आप बोल सकते हो क्या, a नोट को आप इधर ले आओ तो ये बच के बाहर निकल गया, a इक्वल टू a नोट इंटू में ई रेज टू दी पावर के टी। तो यहाँ पर a और t के बीच में जो आपके पास रिलेशन है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। और t के बढ़ने के साथ आपका a घट रहा है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। t के n के जोड़ने के साथ आपका t जो है वो घट रहा है और ग्राफ आपका बन जाएगा एक्सपोनेंशियल। ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ आपके पास है एक्सपोनेंशियल। तो दो बातें कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम लोग इक्वेशन निकाल चुके हैं, रिएक्टेंट टाइम के बीच में भी और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में भी, दोनों के लिए ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डेटा गिवन हो, इफ डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर आपको डेटा गिवन होगा तो आप किस तरीके से रेट कांस्टेंट को निकालोगे। सेम वही तरीका है। पहले आपको मान लो 4 ऑब्जर्वेशन दे रखी हो, ये आपके पास जो है वो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। डेटा अगर आपको दे रखा हो, यहाँ पे आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो, यहाँ पर आपके पास क्या हो, टाइम हो, ये आपको दे रखी हो A1 A2 A3, टाइम के दे रखा हो T1 T2 T3। तो आप हर एक के लिए A के लिए भी, B के लिए भी, C के लिए भी आप क्या करो, हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए इक्वेशन को अप्लाई कर दो। पहले के लिए करोगे तो क्या, ln a नोट ln a1 प्लस KT1। सेकंड के लिए करोगे तो क्या, ln a नोट, तो इनिशियल कंस्टेंट सेम रहेगी, ln a नोट इक्वल टू क्या, ln a3 प्लस K3। ये थर्ड के लिए है, सेकंड के लिए ये रही, फोर्थ के लिए ये रही। उसके बाद आपका ये वाला साइड तो इक्वल ही है, ln a नोट ln a नोट ln a नोट ln a नोट। तो अगर ये वाली साइड आपकी इक्वल है तो आपकी ये वाली साइड भी इक्वल होगी। और अगर आपकी ये वाली साइड भी इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि क्या, ln a नोट प्लस का KT1 इक्वल टू क्या होगा आपका, ln a3 प्लस का KT3 के बराबर होगा। यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका ln a3, आपका ln a1 माइनस का ln a3 इक्वल टू क्या होगा, T3 माइनस के T1 के बराबर होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग इस रिलेशन को निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर फर्स्ट और 3 को कंपैरिजन किया है। अगर आप फर्स्ट और 2 को कंपेयर करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा ln a2 माइनस ln a1 बाई डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होता है, ln a3 माइनस ln a2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T1 इक्वल टू क्या, ln a4 माइनस ln a3 डिवाइडेड बाई T4 माइनस का T3। तो इस तरीके से आपके पास रिलेशन निकल कर आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, आपके रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि आप बाकी सब टर्म को इधर ले आए तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, रेट कांस्टेंट बच जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को अलग अलग टाइम के ऊपर। इस तरीके से आप उससे कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको A1 दिया हो, A2 दिया हो, T2 दिया हो, T1 दिया हो, आपको A2 दिया हो, T2 दिया हो, T3 दिया हो और आपसे A3 पूछ ले तो आप डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज़ करके A3 को निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, A3 को निकालोगे और आपको जो रेशो बराबर किसके होता है, K के, ये रेशो आपका बराबर होता है। नीचे नोट्स गिवन है, नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका ये वाला पोर्शन जल्दी से खत्म हो जाए। तो अगर आपको डेटा गिवन होगा, इफ डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड टाइम, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर डेटा गिवन होगा तो आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन आपके सामने है, K इंटू में क्या, 1/T ln a अपॉन में a माइनस 1। अरे सेम इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, यहाँ पर आपकी क्या निकल कर आई थी, ये आपकी इक्वेशन निकल कर आई थी ln a अपॉन में a माइनस एक्स इक्वल टू KT। तो मैंने इस t को उठा के यहाँ की जगह कहाँ लगा दिया, t को मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। बस इक्वेशन मैंने वहाँ पर भी आपकी सेम ही लिखी हुई है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्या इक्वेशन है, इक्वेशन सेम ही है। उसको बस मैंने मोड़ तोड़ के कभी इधर लिखा हुआ है, कभी उसको इधर लिखा हुआ है। तो आपका k बराबर हो गया 1/T ln a अपॉन में a माइनस x1। तो डेटा आपको गिवन है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो टाइम आपका ये रहा, T1 के ऊपर आपका x1 है, T2 के ऊपर आपका x2 है, T3 के ऊपर आपका क्या है, x3 है। तो इस टाइम के ऊपर आप यहाँ पर K1 को पुट करोगे, K आपका कॉन्स्टेंट रहेगा हर के लिए। तो पहले के लिए पुट करोगे तो क्या, 1/T1 इंटू में क्या, ln a कॉन्स्टेंट रहेगा। यह आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, आपकी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो a माइनस का x1
या आप क्रिएट कॉन्स्टेंट निकालोगे पहली ऑब्जर्वेशन, सेकंड से कैसे निकालोगे, के इक्वल टू क्या 1/T2 ln क्या ln a अपॉन में a माइनस का x2। तो थर्ड के लिए क्या लिखोगे, के थर्ड के लिए आप लिख सकते हो, अगर आपका ये वाली साइड इक्वल है तो आपकी ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो आप यहाँ से बोल सकते हो क्या के इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या 1/T1 ln a अपॉन में a माइनस x1 इक्वल टू क्या 1/T2 ln a बाय a माइनस x2 इक्वल टू क्या 1/T3 ln a अपॉन में a माइनस का x3 एंड सो ऑन। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो चौथी बात भी आपने कर ली। पांचवी बात क्या है, हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ को भी देख लो, हाफ लाइफ क्या है, आपका टी कन्वर्ट होगा किसके अंदर, टी हाफ के अंदर, और जो आपका ए नोट है वो कन्वर्ट किसके अंदर होगा, ए बाय ए नोट बाय 2 के अंदर। आपका जो ए है, जो आपका ए है, ए आपका कन्वर्ट होगा ए नोट बाय 2 के अंदर। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, मैंने लोग टर्म के अंदर ली हुई है। क्यों ली हुई है उसका आपको पता चल जाएगा। अभी लोग टर्म में ली हुई है, ए को क्या पुट करोगे आप, ए नोट बाय 2, आप ए को पुट कर दोगे, पुट किया तो आपका ए नोट से ए नोट कट गया, ये क्या बच गया आपके पास, log ऑफ 1/1/2। 2 किसको क्या ले सकते हो आप, इसको आप ले सकते हो log ऑफ 2। log ऑफ 2 आपके पास क्या होता है 0.3010, ये log की 2 की वैल्यू होती है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से, इसकी वैल्यू निकल कर आई log 2 के बराबर। ये किसके बराबर है 0.3010। जब 0.3010 को आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 0.693। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है 0.693 डिवाइडेड बाय क्या, टी हाफ। ये आपके पास k इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ आपके पास निकल कर आ गया। यानी कि आपका जो टी हाफ है इस केस के अंदर, आप इसको टी हाफ को इधर भी लिख सकते हो, आपको लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू क्या 0.693 डिवाइडेड बाय के। यहाँ पर आप देखिए जो आपका टी हाफ है वो आपका ए नोट के ऊपर, ए के ऊपर, आपका ए नोट के ऊपर जो है वो आपका वेरी नहीं कर रहा। ए नोट चाहे आपका कुछ भी हो, टी हाफ आपका क्या रहेगा हमेशा 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब नीचे जो के है वो क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट है, तो वो फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन आपका ये भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब आपका के टी, आपका जो टी हाफ है वो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो टी हाफ होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लो। इसका मतलब क्या है, अगर आपने किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली, मान लो स्टार्टिंग में 1000 mg, आपका वेट भी कंसंट्रेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्टार्टिंग वेट 1000 mg है किसी भी चीज़ का और वो डिकम्पोज होकर 500 mg बन रहा है 2 घंटे के अंदर, वो बन रहा है 2 घंटे के अंदर, आपसे बोल रहा है कि ये डिकम्पोजिशन कैसा है, ये डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ये डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। और आपका 1000 mg कोई भी चीज़ आपकी डिकम्पोज होकर 500 mg में कन्वर्ट हो रही है 2 घंटे के अंदर। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि आप इसी चीज़ को लोगे 5000 mg आप ले रहे हो, तो आपकी 5000 mg कैसे कन्वर्ट होगी, कितने टाइम में कन्वर्ट होगी, 2500 mg के अंदर। यानी कि आपने क्या किया, ऑर्डर यहाँ पर चीज़ आपकी सेम है तो ऑर्डर ये भी कैसा लेगा, फर्स्ट ऑर्डर ही लेगा, इसका ऑर्डर भी कैसा रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। तो इसका टी हाफ क्या है 2r है, तो टी हाफ इसका भी कितना रहेगा 2 hours ही रहेगा। तो आप 1000 से 500 भी 2 घंटे में पहुंचोगे और आप 5000 से 2500 भी 2 घंटे के अंदर पहुंचोगे। ये इसका सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो जो मैंने आपको आज क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैंने हर पार्ट से क्वेश्चन दिया आपको, कोई आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर देखना। तो यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है, इफ डेटा इज गिवन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ। तो डेटा कैसा होगा, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नोट 1 के ऊपर भी आपका टी हाफ क्या सेम है। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 क्या है 100 mg है। अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को 1000 mg कर दिया, 1000 mg आपने ले लिया, मान लो मैं किसी ड्रग की बात कर रहा हूँ तो मैं ड्रग को मिलीग्राम के अंदर जनरली नोट करता हूँ। तो मैंने अगर 1000 mg ड्रग लिया और वो आपका डिकम्पोज हो रहा है टी हाफ, यानी कि वो आधा हाफ तक पहुँच रहा है 5 सेकंड में, तो आपका 1000 mg से 100 mg से आपका कहाँ जा रहा है 50 में जा रहा है 5 सेकंड के अंदर। तो आपका 1000 से 500 कितने में जाएगा वो, तब भी वो 5 सेकंड ही लेगा। अगर आपका इसको और भी चेंज करोगे, इसको आप 10,000 कर दोगे तो 10,000 mg से वो 5000 mg में कितनी देर में जाएगा, 5 सेकंड में ही जाएगा। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज भी कर दोगे तब भी आपका टी हाफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टी हाफ की डेफिनेशन ये होती है कि कितने टाइम के बाद आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन उसके हाफ के बराबर पहुंच जाए। 100 है तो 50 हो जाए, 1000 है तो 500 हो जाए, 10,000 है तो 5000 हो जाए। तो आपका जो टी हाफ है, अगर आपका डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, आपका टी हाफ जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, टी हाफ रिमेन सेम फॉर एवरी इनिशियल कंसंट्रेशन इफ़ द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर आप कोई ऐसा डेटा देखो जहाँ पर आपका टी हाफ कांस्टेंट है लेकिन आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज किया, इसका मतलब डायरेक्टली आपका जो ऑर्डर है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है। वो आपसे पूछ सकता है ये सब चीज़ें, तो आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब जैसे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए बात किया, हमने किसके लिए बात किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात किया। 5 बातें करी। पहले बात हमने क्या करी, पहले हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम लोगों ने क्या देखा, ग्राफ को देखा और उसकी इक्वेशन
इक्वेशन को देखा, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के लिए हमने उसकी ग्राफ को देखा और उसके इक्वेशन को देखा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में इक्वेशन को देखा और ग्राफ को देखा। थर्ड मैंने बात की, अगर आपको कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में डेटा दिया गया हो तो आप कैसे यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालें और कौन सा रेशियो आपके पास इक्वल होता है। ये सेम बात हमने किसके लिए की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करी। फोर्थ आपने क्या करी, फोर्थ आपने क्या, अगर आपको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दे रखा हो, टाइम का डेटा दे रखा हो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम का आपको डेटा दे रखा हो, तो यहाँ से आप किस तरीके से रेट कांस्टेंट को निकालते हो और कौन सा पोर्शन आपका कांस्टेंट रहता है, इसकी बात हमने करी जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। उसके बाद हम लोगों ने बात की लास्ट हाफ लाइफ, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखा और हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी देखा। जीरो ऑर्डर के केस के अंदर टी हाफ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ बढ़ेगा, वो कंसंट्रेशन और बढ़ेगी तो और बढ़ेगा, घटेगी तो आपका टी हाफ भी घटेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर केस के अंदर आपका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट आया, चाहे आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ भी ले लो, 1000 mg ले लो, 2000 mg ले लो, आपका जो टी हाफ है वो सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर के अंदर मान लो आपकी जो रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ए नोट वही मेरा इनिशियल है, ए आपका टी टाइम के बाद बच गया, प्रोडक्ट आपका एक्स बन गया। यहाँ पर तो आप लिख सकते हो रेट लॉसेड माइनस का DA/dt इक्वल टू क्या, के इंटू में ए रेज़ टू दी पावर 2, ये आपका क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये आपको गिवन है कितना, ये आपको 2 के बराबर गिवन, तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको ए रेज़ टू दी पावर ए का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों को कंपेयर कर लो आसपास में। कंपेयर कैसे करोगे, ए वाले टर्म को एक साथ ले आओ, टी को उधर ले जाओ, तो हमने ए को ए स्क्वायर को मैं इधर ले आया, टी को मैं इधर ले गया, बाहर माइनस आपका पहले से ही था, तो बाहर आपका पहले से ही माइनस था, तो यहाँ पर आपका बाहर माइनस रहेगा पहले से ही। 1/a, अब आप बात करो 1/x स्क्वायर का dx क्या होता है इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास होता है, इसको आप बोल सकते हो x रेज़ टू द पावर -2 का dx। और इसका कैसे निकालते हो आप, xn+1 पावर को यहाँ एक ऐड करते हो, नीचे डिवाइडेड बाय क्या n+1। अगर आप इसके अंदर करोगे वो चीज़ कैसे निकालोगे, x रेज़ टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय क्या -2 + 1, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास, ये निकल कर आ जाएगी x रेज़ टू द पावर भी आपके पास माइनस का 1 बच गया ऊपर और नीचे क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो इस तरीके जब आप डी अब आप करोगे DA/a स्क्वायर आप जब करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, माइनस का 1/a निकल कर आएगा, माइनस का 1/a निकल करके आएगा। तो बाहर आपका पहले से माइनस था, -1 यहाँ पर रहेगा, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हट के वो क्या बन गया, प्लस बन गया। उसके बाद आपने क्या लिखा, इसको 1/a आपका जो निकल कर आया, लिमिट लगा दी आपने a नोट से a, यहाँ पर आपने लिमिट लगाई, t0 के ऊपर आपका a नोट था, t के ऊपर आपका क्या हो गया, a के अंदर कन्वर्ट हो गया, k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt आपका t हो गया, उसको भी आपने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से आपकी इक्वेशन जनरेट होकर आ गई। इक्वेशन तो आपको पहले से भी याद थी, क्या इक्वेशन आपके पास याद थी, 1/a इक्वल टू क्या, 1/a नोट प्लस का kt। कैसे आपने याद किया था, आप कह रहे थे कि आपका जो a नोट है वो a से बड़ा है, इसका मतलब क्या, 1/a नोट जो है वो 1/a से छोटा है। जो बड़ी क्वांटिटी आपने इसको इधर लिखा, उसको इक्वल टू कर दिया छोटी क्वांटिटी के, और अगर आपको इसको बराबर करना है तो आपको यहाँ कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऐड करोगे आप kt को यहाँ पर ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को याद करना है, प्रूफ आपको याद हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे प्रूफ भी आप इजीली कर लोगे। अब आप इसको भी दो फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, एक तो रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर और एक प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर। रिएक्टेंट में कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट में तो आपका पहले से ही है, ये 1/a इक्वल टू क्या, 1/a नोट प्लस kt है, इसको आप क्या बोल सकते हो। अब आप ग्राफ बना रहे हो 1/a के बीच में, 1/a के बीच में और t के बीच में, इसको आप क्या बोल सकते हो, y बोल सकते हो, ये आपका क्या है कॉन्स्टेंट, इसको आप c बोल दो, इक्वल टू क्या, c प्लस ये आपका क्या है स्लोप है m, ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो y इक्वल टू c प्लस mx, यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, किसके बीच में, 1/a और t के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। इसका स्लोप क्या देगा आपको, इसका स्लोप आपको देगा रेट कांस्टेंट के बराबर इसका स्लोप होगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a नोट की जगह रखना पड़ेगा a, और आपको a की जगह रखना पड़ेगा a माइनस का x। आपने यहाँ पर a नोट की जगह a रख दिया, a की जगह रख दिया आपने a माइनस का x रख दिया। पहले आप a वाले टर्म को एक रख दिया हो, इस तरीके से इसको चेंज कर दो, लिख दो, और आपकी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी x इंटू में a अपॉन में a माइनस एक्स इंटू में क्या kt। अगर आप ग्राफ बनाओगे x अपॉन में a इंटू में a माइनस एक्स के बीच और t के बीच में, तो ऐसा ग्राफ भी लेना आएगा y इक्वल टू क्या, mx। यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट आपके पास है नहीं, तो आपका ग्राफ कहाँ शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। 0 से क्यों शुरू होगा, x 0 के ऊपर, x 0 के ऊपर आपका y 0 है, t 0 के ऊपर आपका x 0 है, तो आपका ग्राफ कहाँ शुरू होगा, 0 से आपका ग्राफ शुरू होगा। तो ग्राफ आपने 0 शुरू कर दिया, ग्राफ आपके पास ऐसा आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, स्लोप इसके बराबर, आपका स्लोप आपका रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो ये चीज़ें भी आप लोग इक्वेशन से निकाल सकते हो। सेम चीज़ें बार बार कर रहे हैं, दो चीज़ें आपकी हो गई है। थर्ड चीज़ क्या है आपकी, अगर आपको डेटा गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, तो आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे। तो डेटा आपको गिवन होगा, T1 टाइम के ऊपर A1 है, T2 टाइम के ऊपर A2 है, T3 टाइम के ऊपर A3 है, T4 टाइम के ऊपर A4 है। तो उस केस के अंदर भी आप जैसे मैंने पहले किया था, ऑब्जर्वेशन A के लिए इक्वेशन के अंदर पुट करो, B के लिए पुट करो, C के लिए पुट करो, D के लिए पुट करो, हर एक के लिए रेट कांस्टेंट निकालो। आपका लेफ्ट हैंड साइड सब में रेट कांस्टेंट आ जाएगा, जो आपका राइट साइड के अंदर बच गया वो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो राइट साइड में आपके पास क्या बचेगा, 1/a
ए टू माइनस वन बाई ए वन इंटू में टी टू माइनस टी वन, वन बाई ए थ्री वन माइनस वन बाई ए टू इंटू में टी थ्री माइनस टी वन इक्वल टू क्या, रेट कॉन्स्टेंट। अगर मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर की, तो वहाँ पर निकल कर आया था क्या, ए टू माइनस ए वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। ये आपका निकल कर आया था किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट के लिए निकल कर आया था एल एन ए टू माइनस एल एन ए वन डिवाइडेड बाई क्या, टी टू माइनस टी वन। ये आपका निकल कर आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड के लिए क्या निकल कर आ गया, वन बाई ए टू माइनस का वन बाई ए वन डिवाइडेड बाई क्या, टी टू माइनस का टी वन। ये आपके पास निकल कर आ गया सेकंड ऑर्डर के लिए। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। इसका रेशो आपके बराबर होगा वन बाई ए थ्री माइनस वन बाई ए टू डिवाइडेड बाई टी थ्री माइनस टी टू। और ये भी आपका रेट कॉन्स्टेंट के बराबर है, ये भी आपका रेट कॉन्स्टेंट के बराबर है, और ये भी आपका रेट कॉन्स्टेंट के ही बराबर है। लेकिन ये रेट कॉन्स्टेंट है जीरो ऑर्डर का, ये रेट कॉन्स्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, और ये रेट कॉन्स्टेंट है सेकंड ऑर्डर का। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। पांचवी इंफॉर्मेशन क्या है, चौथी इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आपको डेटा गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम, तो इक्वेशन आपके पास है आपके सामने, वहाँ से बोल सकते हो आप कि आपका वन बाई कैसे डेटा होगा पास, टी वन के ऊपर x1 है, टी टू के ऊपर x2 है, टी थ्री के ऊपर x3 है, टी फोर के ऊपर आपका x4 है। इक्वेशन आपको पता है क्या इक्वेशन थी आपके पास, ये आपकी इक्वेशन थी कि क्या k इक्वल टू क्या, वन बाई टी इंटू में x अपॉन में a इंटू में a माइनस एक्स। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन थी। तो रेट कॉन्स्टेंट तो आपके पास सेम होगा। मान लो डेटा आपके पास पहले क्या है, t1 है, x1 है, x1 है। फिर आपका डेटा क्या होगा, आपका t2 होगा, x2 होगा, x2 होगा। फिर आपके पास क्या होगा, t3 होगा, x3 होगा, x3 होगा। लेकिन आपका रेट कांस्टेंट हर केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो t1 वाली टर्म भी इसके बराबर, t3 वाली टर्म भी इसके बराबर है, t2 वाली टर्म भी इसके बराबर है, t1 x3 वाली टर्म भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। वन बाई टी टू x2 इंटू में a माइनस x2 बराबर होगा इक्वल टू क्या, वन बाई t1 इंटू में क्या, a इंटू में a माइनस x1, ऊपर क्या लगा दो आप, x1 लगा दो। तो ये भी आपके बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपके आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इक्वल टू क्या होंगी, ये रेट कांस्टेंट के बराबर होंगी। तो अगर आपको डेटा प्रोडक्ट और टाइम की कंसंट्रेशन के बीच में दे रखा हो, तब भी आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हो। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं इस फॉर्म के अंदर बात करूँ, चौथी फॉर्म के अंदर जहाँ वो बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन के बीच में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि मान लो 10 सेकंड के अंदर आपकी कंसंट्रेशन हो गई है, आपकी रिएक्शन जो है 20% प्रोसीड हो गई है। 40 सेकंड के अंदर आपकी क्या हो गई है, 40 सेकंड के अंदर आपकी 50% प्रोसीड हो गई है। तो आप मुझे बताओ रेट कांस्टेंट क्या है अगर आपकी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ये आपको डेटा गिवन होंगे। 10 सेकंड के अंदर 20% हो गई, 40 सेकंड के अंदर 50% हो गई, और आपको दे रखा होगा कि आपका रेट कांस्टेंट क्या है, और आपको दे रखा होगा कि आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो किस तरीके से आप लोग रेट कांस्टेंट को निकालोगे। फॉर्मूला आपके सामने है, ये आपका फॉर्मूला है। आपको सब चीज़ें गिवन है। गिवन क्या है, 10 सेकंड के अंदर 20% हो गई है। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 mg है किसी चीज़ की, अगर 10 सेकंड के अंदर 20% हो गई तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा आपका 20 mg, क्योंकि 20% कंप्लीट हुई है। यानी कि 10 सेकंड के अंदर ये आपका T1 है, ये आपका T1 है, ये क्या है, ये आपका X1 है। 10 सेकंड के अंदर आपका 20 mg प्रोडक्ट बन गया। ये आपका क्या है, ये आपका A है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 mg। परसेंटेज के अंदर आपको डाटा गिवन है तो आप 100 मान सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत आपके पास है नहीं। तो आपके पास T1 है, X2, उसके बाद क्या गिवन है, 40 सेकंड के अंदर यानी कि T2 के ऊपर, T2 टाइम के अंदर आपका 50% प्रोडक्ट के कन्वर्ट होंगे, यानी कि 100 से 50 के अंदर चले गए, यानी कि 50 mg बन गया है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास X2 हो गया। तो T2 भी आपके पास है, X2 भी आपके पास है, T2 भी आपके पास है, X1 भी आपके पास है, T1 भी आपके पास है, A भी आपके पास, यानी कि क्या, X1 भी है, X1 भी है, A भी है, A भी है, T1 भी है। तो आप लोग डायरेक्टली K को निकाल सकते हो। सिर्फ इस डेटा से भी निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वो बोल दे कि 10 सेकंड के अंदर आपकी रिएक्शन 20% हो गई, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, तो आपकी क्या उसका रेट कांस्टेंट है। सिर्फ एक डेटा से भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, A को आप 100 मानो, 20% कंप्लीट हो तो X1 20 हो गया, T1 आपको दे रखा 10 सेकंड, आपका K निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को निकाल सकते हो। अगर उसने बोल दिया कि आपका 10 सेकंड के अंदर 20% हुई है, 10 सेकंड में 20% हुई, तो 40 सेकंड के अंदर कितने परसेंट होगी अगर आपका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर का है, या फिर क्या, या फिर आपका जीरो ऑर्डर का है। तो कैसे निकालोगे आप लोग को जो डेटा दिया बना ये वाला, इस डेटा की हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो। सेकंड के लिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 10 सेकंड के लिए क्या है, 20% हो गई। इनिशियल क्या मान लो, 100 ग्राम मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 सेकंड के अंदर, यानी कि T1 आपके पास क्या है, 10 सेकंड है। कंसंट्रेशन क्या होगी प्रोडक्ट की, X1 क्या हो गई, 20 ग्राम हो गई, क्योंकि 20% कन्वर्जन हो गई है। T2 क्या दिया हुआ है, 40 सेकंड के अंदर आपका X2 यानी कि कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि X2 क्या रहेगा आपका, ये उससे पूछा हुआ है। तो आपके पास तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये रहा कंपैरिजन, ये रहा, इस पोर्शन से निकल जाएगा, ये रहा। कैसे निकलेगा इससे, 1 आपको पता है, X1 आपको पता है, A आपको पता है 100 है, A आपको पता है, X1 आपको पता है, T1 आपको पता है, T2 आपको पता है, X2 आपको निकालना है, X2 आपको निकालना है, A आपको पता है, A आपको पता है। तो एक इक्वेशन
एक वेरिएबल, आराम से आंसर इसका निकल जाएगा। सेम ये चीज़ आपको करनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेम ये चीज़ आपको करनी है जीरो ऑर्डर के लिए भी। बहुत टाइम से करते हुए, लेकिन क्वेश्चन को समझना कि आपसे वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की, कि आप हाफ लाइफ किस तरीके से निकालते हो सेकंड ऑर्डर के लिए। इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन कैसे निकालते हो, ए नोट ए से बड़ा, अगर ए नोट ए से बड़ा तो 1/a नोट 1/a से छोटा। बड़ी क्वांटिटी को इधर लिख लो, बड़ी क्वांटिटी को इधर लिख लो, छोटी को इधर लिख लो। बड़े को छोटी के बराबर करना तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लिया, के टी ऐड कर लिया, इक्वेशन तक पहुँच गए। 1/a = 1/a नोट प्लस के टी, आप इक्वेशन तक पहुँच गए। टी को टी हाफ करोगे तो ए को a नोट बाय 2 कर दोगे, टी को टी हाफ करोगे तो अभी कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी जो उसकी इनिशियल थी। तो ये आपकी a नोट बाय 2 हो गई, a नोट बाय 2 हो गई इक्वल टू a हो गई। अगर मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा तो आपके पास निकल कर आएगा k इक्वल टू क्या, 1/t½ इंटू में a नोट। आप इसको निकाल कर देख लीजिएगा, टी हाफ क्या आएगा, इक्वल टू 1/k इंटू में a नोट। ये आपकी इक्वेशन आएगी इसके लिए, हाफ लाइफ के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आई थी यार, जीरो ऑर्डर के लिए आपकी आई थी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आई थी, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट की पावर 0, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करे, तो a नोट की पावर क्या 0, यहाँ पर a नोट की पावर क्या 1। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आई, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, a नोट की पावर -1। थर्ड के लिए क्या आएगी आपकी, टी ऑफ की पावर a नोट की पावर -2। तो अभी इसके ऑर्डर की बात करेंगे कि टी हाफ का क्या जनरल ऑर्डर होता है, उन सब की बात करेंगे। अभी हाफ लाइफ को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपका एक कुछ मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर बता रहा हूँ। अगर आपके टी हाफ के बढ़ने से, अगर आपके कंसंट्रेशन के बढ़ने से टी हाफ बढ़ा, जीरो ऑर्डर। अगर आपके कंसंट्रेशन के घटने से टी हाफ घटा तो जीरो ऑर्डर, यानी कि दोनों, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के घटने से दूसरा घट रहा है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपका जीरो ऑर्डर हो गया। एक के बढ़ने से दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक को बढ़ने से या घटने से दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो सेकंड ऑर्डर। यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली पता भी होना चाहिए किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। पांचवी बात क्या है इंपॉर्टेंट है, पांचवी बात यह है कि इफ डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आप किस तरीके से रेट कांस्टेंट को निकालोगे। डेटा कैसे गिवन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन a नोट 1, a नोट 2, a नोट 3, a नोट 4। टी हाफ क्या है, टी हाफ 1, टी हाफ 2। a नोट 1 के ऊपर टी हाफ 1 है, a नोट 2 के ऊपर टी हाफ 2 है, a नोट 3 के ऊपर टी हाफ 3 है, a नोट 4 के ऊपर टी हाफ 4 है। इस तरीके का आपको डेटा गिवन होगा, आपसे पूछेगा कि रेट कांस्टेंट क्या है। अगर आपकी रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है, वो आपको बताएगा कि ऑर्डर क्या है। अब आपको सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन पता है, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आपका रेट कांस्टेंट क्या है, 1/t½ इंटू में क्या है, a नोट के बराबर है। अगर मैं a ऑब्जर्वेशन के लिए करूँ, b के लिए करूँ, c के लिए करूँ, के लिए लिखूंगा तो a के लिए क्या लिखूंगा, t½ 1 a नोट 1। सेकंड के लिए क्या लिखूंगा, t½ 2 a नोट 2। थर्ड के लिए क्या लिखूंगा, t½ 3 a नोट 3। फोर्थ के लिए क्या लिखूंगा, t½ 4 a नोट 4। और ये सारी की सारी क्या है, k के बराबर हैं। यहाँ सारी की सारी क्या है, k के बराबर, यानी कि k इक्वल टू 1/t½ 1 a नोट 1, k इक्वल टू 1/t½ 2 a नोट 2, k इक्वल टू 1/t½ 3 a नोट 3। तो ये इसका मतलब क्या, ये सब भी एक दूसरे के बराबर होंगी, ये सब भी एक दूसरे के बराबर होंगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 1/t½ 1 इक्वल टू a नोट 1 इक्वल टू क्या है आपका 1/t½ 2 इंटू में क्या a नोट बाय 2 के बराबर है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, इस चीज़ को इधर ले आओ, इस चीज़ को इधर ले आओ, तो आप क्या बोल सकते हो आप, t½ 2 a नोट 2 इक्वल टू आपका क्या है t½ 1 a नोट 1 के बराबर है। तो मैं आपको इस तरीके से आपको रिलेशन मिल जाएगा, t½ 1 a नोट 1 इक्वल टू क्या t½ 2 a नोट 2 इक्वल टू क्या t½ 3 इंटू में क्या, ये आपका निकल कर आ जाइए, आपका इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा 1 रेट कांस्टेंट के। आज कुछ ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं नोट्स के अंदर, पर कोई बात नहीं, आप सारी करेक्शन कर लेना। ये आपका बराबर होगा 1/k के बराबर, ये आपका 1/k के बराबर होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जो आपका बराबर निकल कर आएगा ये 1 रेट कांस्टेंट, 1 रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, k के बराबर नहीं होगा, 1 रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस चीज़ की करेक्शन आप कर लेना। तो आपने फर्स्ट जीरो ऑर्डर की बात कर ली, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ली, सेकंड ऑर्डर की बात कर ली। सारे ऑर्डर के लिए आपको 5 बातें पता होनी चाहिए, और फिर से बता रहा हूँ 5 बातें क्या क्या। पहली बात तो ये कि आपकी इक्वेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में उसका ग्राफ। सेकंड बात क्या, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आपकी इक्वेशन क्या है और उसका ग्राफ। थर्ड बात क्या, अगर आपको डेटा गिवन है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो रेट कांस्टेंट कैसे लिखोगे और किसका रेशो किसके बराबर होता है। फोर्थ बात क्या, अगर आपको डेटा गिवन है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो किसका रेशो किसके बराबर और रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे। पांचवी चीज़ क्या, पांचवी चीज़ के अंदर आपको निकालनी है हाफ लाइफ। अगर आपको डेटा गिवन होगा हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो किस तरीके से आप वहाँ पर रेट कांस्टेंट निकालोगे और कौन सा रेशो किसके बराबर होता है उसकी भी आप वहाँ पर बात करोगे। तो जो मैंने आपको पढ़ाया आज उसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो।
चार क्वेश्चन ये रहे और चार क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, चारों क्वेश्चन ये रहे। ये चारों क्वेश्चंस नेट गेट के अंदर आए हुए हैं, आपको इजी लगेंगे, लेकिन क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पेपर के अंदर तो आते हैं, तो प्रैक्टिस आपको इनकी भी करनी है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए, एग्जाम में जो आए हैं वही उठाए हैं, जो नेट के अंदर आए हैं और गेट के अंदर आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं। आप इन क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को आप करा दीजिए, इस क्वेश्चन को आप करा दीजिए, हमसे हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग 2 क्लास के अंदर और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि किसी nth ऑर्डर के लिए आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव होती है वो निकालेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो निकालेंगे। अगर आपके पास जो रिएक्शन गिवन होती है सेकंड ऑर्डर की, अभी हमने लिया है कि आपका 2A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि सेकंड ऑर्डर तो है लेकिन आपके पास रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है। अब हम बात करेंगे अगर आपके पास रिएक्टेंट 2 हो जाए, यानी कि A + B हो जाए, प्रोडक्ट बनाए, इसके रिस्पेक्ट के अंदर भी ऑर्डर क्या है 1 है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, तो ये भी तो आपकी क्या होती है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। तो इसके केस के अंदर क्या इक्वेशन बनेगी उसकी भी बात करेंगे, उसका क्या ग्राफ बनेगा उसकी बात करेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है उसकी बात करेंगे, nth ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाएंगे, हाफ लाइफ का nth ऑर्डर के लिए वो निकालेंगे। तो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर सारा कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी मैं आपको कुछ 10-15 क्वेश्चन दूंगा जो आपसे नेट JRF के अंदर पूछे गए हैं। पहले आप इनको करो, जो अभी तो मैंने पढ़ाया है उनके ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत आराम से ईजिली के तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। जो क्वेश्चन गेट के अंदर आए वो आपको ज़रूर करने हैं, जो क्वेश्चन नेट के अंदर आए वो भी आपको ज़रूर करने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत करेक्शन करनी पड़ेगी। आज जो मैंने आपको कराई है क्लास में वो करेक्शन कर लेना, जहाँ पर K की जगह आपको 1/K करना है, एक जगह आपको जो जनरल रिएक्शन लिखी मैंने ऑर्डर की वहाँ पर N की जगह आपको N-1 करना है, वो चीज़ें आप कर लेना। और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेना। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी मैं आपको कोई नया लेक्चर दे रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।